ओके स्टूडेंट, तो आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं। ओके ओके। तो आज और कल और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मैं बढ़िया से पीडीएफ बना रहा हूँ। अगर आपके पास जो फोटो भी खींच के दिए होंगे तो उसको बढ़िया से पीडीएफ फाइल बनाकर कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको वहाँ से भी देखिएगा। मतलब यहाँ पे तो मैं पढ़ा रहा हूँ बट उसका पीडीएफ फाइल भी है प्रॉपर, जो मैं पहले के बैच में किसी ओल्ड स्टूडेंट को पढ़ाया था उनसे मैं मंगवा लिया हूँ। बहुत सीक्वेंस वाइज है और वहाँ से ही पीडीएफ उसका बनाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो कि वैसा स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा से लिखा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट आप लोग को बताए थे, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक और वाइटल। पहला पॉइंट था। अगर अभी आप नहीं भी लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, बस समझ लीजिए। इसके बाद इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, कल का भी और आज का भी। और कल का रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा सा मुझे पता नहीं था, ये मेरा टेक्निकल मिस्टेक था कि 33 मिनट के बाद वहाँ पे मेमोरी फुल हो गया था। बट आज ऐसा नहीं होगा, हम लोग पहले ही उसका केयर कर लिए हैं। बट कल का जो बहुत सारा चीज़ था उसमें ऑटोमेटिक में दोबारा कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस में पढ़ाएंगे, लेकिन उसका आपको नोटबुक मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट था कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक और वाइटल। और सेकेंड पॉइंट है एन एटॉमिक और वाइटल। ये सब आप लिखे हैं क्या? पेज दो दिए थे। An atomic orbital of one atom overlap with atomic orbital of other atom containing one electron with opposite spin। तो अपोजिट स्पिन का मतलब है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो ऑब्वियसली फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, वन बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा विथ अपोजिट स्पिन। और ये किसका प्रिंसिपल है? पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट है कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। तो कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग में फर्स्ट मैं लिखा हूँ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है फॉर ओवरलैपिंग तो उसका स्पिन क्या रहना चाहिए? जस्ट अपोजिट। अगर एक का रहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे का क्या रहेगा? क्लॉकवाइज। मतलब एक का अगर एस प्लस हाफ रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस हाफ रहेगा। फिर से उसमें एक और पॉइंट है बोथ इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। तो देखिए यहां पे इसको इस टाइप से कुछ समझिए कि सपोज कीजिए कि दो मेरा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और वो आपस में ओवरलैपिंग के लिए आ रहा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होता है ये भी आपको नहीं पढ़ाए हैं। बट जब ओवरलैप करेगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का टू एटॉमिक ऑर्बिटल तो दोनों के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं इस पॉइंट को? तो एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द कॉज, केमिकल कोई अगर किसी भी दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसका वन ऑफ द कॉज ये भी होता है फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट था बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट बोथ इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, क्योंकि अगर इसके पास अगर इसका सपोज कीजिए कि माइनस हाफ है और इसका अगर प्लस हाफ है तो इसको क्या होना चाहिए? आप माइनस हाफ। और जब दोनों ओवरलैप करेगा तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एटम आपस में कंबाइन हो तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसका जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपसे कोई आज के बाद पूछेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम के ऑर्बिटल में होता है या वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा? सपोज कीजिए कि ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बन गया तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? ये मॉलिक्यूल बन गया ना। ये किस ऑर्बिटल में है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। करेक्ट। अब नेक्स्ट है एक और पॉइंट
ओवरलैपिंग में टेक प्लेस बिटवीन फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस पॉइंट को, मतलब मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं वो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आप ऑलरेडी लिख लिए हैं, उसी को मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, फिर से आपको PDF फाइल मिल जाएगा कल तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोला कि ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर ये कैसे होगा। स्टूडेंट आप लोग को आज नॉमेनक्लेचर का एक और लेक्चर मिलेगा, सुबह ही मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ। तो इस तरीके से पैरेलली आपका बहुत सारा टॉपिक समझिए कि बहुत फास्ट कवर होने वाला है। अगर एक तरफ से निगेटिव है कि ठीक है लॉकडाउन है, तो दूसरे तरफ से पॉजिटिव आपके लिए है कि शायद 2 महीना के अंदर ही आपका बहुत सारा ऑर्गेनिक में मैं एडवांस कर दूंगा, क्योंकि एक पार्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, फिर फिजिकल केमिस्ट्री 5 क्लास ले रहा हूँ। तो इस तरीके से शायद हो सकता है कि 3 महीना होते होते आपका सिलेबस का बहुत सारा पार्ट 60% तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सब लोग बोलेंगे ये क्या है। और ओके, और नाइट्रोजन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1s2 2s2 2p3। तो और कल ही बताए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बट दिस डिफिनेशन वैलिड फॉर s and p ब्लॉक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 5, बट इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पॉइंट टू बी नोटेड, हाउ मेनी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। यहां जो बॉन्ड बना है तो एक नाइट्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन देगा, एक नाइट्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन देगा, एक नाइट्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन देगा। तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ रह गया, और यहां पे अगर लीव्स डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल है, 2 2 4 2 6 2 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी फुलफिल है, करेक्ट। 2 2 4 2 6 2 8, करेक्ट। तो नाइट्रोजन का तो अपना ऑक्टेट फुलफिल है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का लुईस का कॉन्सेप्ट ये भी था फॉर फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए NH3 एंड H+ व्हेन कंबाइंड टुगेदर, तो NH3 और H+ जब आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? फर्स्ट आंसर दिया कीजिएगा। आंसर क्या रहेगा? NH4+। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि NH4+ कैसे बना, कैसे? तो एक्चुअल में हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था क्या, या हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल वैकेंट था? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो चुका है, तो उसका ऑर्बिटल क्या फुलफिल्ड है या वैकेंट है? वैकेंट है। तो मेरा इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट। तो नाइट्रोजन का फुलफिल्ड है, वैकेंट है, फुलफिल्ड है? फुलफिल्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कैसे फुलफिल्ड है? तो ये बताइए कि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सबसेल क्या है? एस और पी, और एस और पी मिलाकर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8। देखिए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8।
8 इलेक्ट्रॉन तो है, तो एक्चुअल में इसका नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आइडियली पड़ा हुआ है। और इसका मतलब है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाद में आपको पढ़ाएंगे कि या आप लोग में से सब लोग जानते भी होंगे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, मैं हाइब्रिडेशन पढ़ाने वाला हूँ, बट आप लोग में से पता होगा किसी किसी को क्या होता है, sp3, करेक्ट। और जिनको नहीं पता है तो हाइब्रिडेशन ही शुरू करने वाले हैं, वहाँ उनको पता चल जाएगा। तो sp3 नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, तो उसका sp3 में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, sp3 नाम का 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, बाद में आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें से 3 ऑर्बिटल तो बॉन्ड बना रहा है, बाकी वन ऑफ द ऑर्बिटल में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इसका मतलब नाइट्रोजन का ये फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब इसके फुलफिल का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैकेंट है। तो जो अब हम लोग वन ऑफ द केमिकल बॉन्ड में एक वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, करेक्ट, हाँ या ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, करेक्ट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय नाइट्रोजन ओनली, क्या इस हाइड्रोजन के पास था, H+ के पास नहीं था। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो उसमें यही होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो उसमें यही होता है कि इसका फुलफिल्ड, ऐसा क्या रहेगा, वैकेंट, इसका फुलफिल और इसका वैकेंट रहेगा। दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट लिखवाया था कि ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। ओके अब देखिए, सो मेनी टाइम्स आगे के क्लास में ऑटोमेटिक मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा, सो मेनी टाइम्स ऐसा भी होगा कि ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फील्ड का मतलब उस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सर ऐसा होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। तो आगे के जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो उसका नाम रहेगा फ्री रेडिकल, आप जानते भी होंगे आप में से बहुत लोग। तो फ्री रेडिकल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको क्या बोलिएगा, फुलफिल बोलिएगा, वैकेंट बोलिएगा, या हाफ फील्ड बोलिएगा, हाफ फील्ड बोलेंगे। दैट्स वाई ये सब कुछ कन्वेंशन है। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग होने का कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हो सकता है, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। ओवरलैपिंग के लिए सबसे आइडियल कंडीशन तो है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50% शेयरिंग। इसका मतलब बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। सेकेंड, और क्या हो सकता है, बिटवीन फुलफिल्ड एंड वैकेंट, और क्या हो सकता है, हाफ फील्ड एंड वैकेंट हो सकता है। अब इसमें एक और कंडीशन है, इसमें एक लिखा गया है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अ स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। इसको बहुत तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, इस पॉइंट पे आपको रुकना पड़ेगा।
यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड किस पे करेगा, ये बात तो बोल दिए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड किस वजह से बनता है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो जो ये पहला ही पॉइंट ये बोल दिया गया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तो बनेगा, तो ये तो सिंपल सा लॉजिक था कि ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, करेक्ट। ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड विल बी व्हाट, स्ट्रॉन्गर या वीकर, स्ट्रॉन्गर। आप लोग रिस्पॉन्स किया कीजिएगा। तो जो कंडीशन के लिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। अब नेक्स्ट है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग as well as depends on atomic or vitals। इस पॉइंट को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं क्लियर करता हूं। पढ़ लिए हैं? ओके। आपको सब कुछ A to Z लिख कर भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा जस्ट मैं भी लाइन अप कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास को, बट अब 90% काम हो गया है। तो देखिए, अब 3 बातों पे ख्याल कीजिएगा। पहला पॉइंट ये हुआ कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग एज वेल एज एटॉमिक और वाइटल, 2 फैक्टर पर डिपेंड किया। तो अब उसमें स्टूडेंट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए मैं 2 केस ले रहा हूं। इस पे फ्रीक्वेंट आपको मेरे असाइनमेंट में भी 2-4 क्वेश्चन मिलेगा और पूछा जाता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए फर्स्ट केस रहेगा ये जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको पेज जो फोटो खींच के भेजा है उसमें नहीं मिलेगा। तो केस फर्स्ट है इफ n इज कांस्टेंट, इफ ऑर्बिट नंबर, मतलब ऑर्बिट नंबर, इफ ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट है और तब उस टाइम पे अगर सपोज कीजिए कि अगर आपसे पूछा है कि किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इफ ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट, उसके लिए अगर आप ये जो अभी समझा रहे हैं, आपसे अगर पूछा जाएगा कि 2 लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, कितना कांटेक्ट में आए, कितना टच में आए, करेक्ट। तो इफ इस केस के लिए इफ n इज कीपिंग कांस्टेंट, तो उस टाइम पे अगर 2 लाइन है तो 2 लाइन को अगर आपस में ओवरलैप करवाते हैं, देन हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
इनफाइनाइट। कितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा? यस। और अगर दो स्फीयर को आपस में टच कराते हैं तो, और अगर रिजिड स्फीयर है तो वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? वन। तो बताइए, दो लाइन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा या दो स्फीयर के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा? दो लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, दैट्स वाई अगर आपसे लेकिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2p एंड 2p वैसा कोवैलेंट बॉन्ड, करेक्ट, वैसा कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है 2p एंड 2p के बीच में, तो यहाँ पे 2p एंड 2p, एटम ए का 2p और एटम बी का भी 2p, करेक्ट, और 2s एंड 2s। तो देखिए, अब इन दोनों का अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो इस सिस्टम में ओवरलैपिंग का अमाउंट और इस सिस्टम में ओवरलैपिंग का अमाउंट, लेकिन यहां पे जो हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो एक्चुअली इस कंडीशन में वैलिड रहेगा। इफ ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट, तब वहां पे आपको देखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या देखना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 2p एंड 2p एंड 2s एंड 2s, इन दोनों में कहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा रहेगा? 2p एंड 2p किस में ज्यादा रहेगा? टू पी एंड 2p में ज्यादा रहेगा और 2s एंड 2s में कम रहेगा, क्योंकि यस, एस का कैसा कैरेक्टर है? स्फेयर का। इसका में नहीं लगता है थोड़ा 2p ऑर्बिटल का लीनियर टाइप का होता है, डम्बल टाइप का। यस, और तब पूछा जाएगा, तो सपोज कीजिए कि मैंने आपको ऐसे दे दिया, आपसे पूछा गया ये हो गया पी एंड पी का ओवरलैपिंग, आगे पढ़ाएंगे कि ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं, और एक किसका हो गया? पी एन एस, और एक इसका हो गया एस एन एस। तो एक्चुअली इन तीनों में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर रहेगा P और P का सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर है। उसके बाद किसका ज्यादा होना चाहिए? यस, P एंड S। किसका रहना चाहिए? P एंड S। और सबसे कम किसका रहना चाहिए? S एंड S। ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बट एक कॉन्सेप्ट सपोज एग्जाम में आ गया, और डैम से मेरे असाइनमेंट में रहेगा केमिकल बॉन्डिंग चाहे कुछ अगर आपको बना के भेजेंगे तो मान लेते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का चांस है या ओवरलैपिंग कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कोवलेंट फॉर्म करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाकर आंसर देने के लिए कंडीशन क्या है? क्या कांस्टेंट रहना चाहिए सब में? ऑर्बिट नंबर। अगर इसका मतलब है अगर ये 2p है, 2p है, तो ये भी क्या रहेगा? 2p 2s, और ये भी क्या रहेगा? 2s एंड 2s रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए पहला पॉइंट हम लोग क्या क्लियर किए? पहला पॉइंट क्लियर किया कि इफ ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट, अगर ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट है तो उस केस में हम लोग का लीनियर टाइप का जो कैरेक्टर रहेगा उसका ओवरलैपिंग का चांस ज़्यादा रहेगा, और स्फेरिकल टाइप का कैरेक्टर रहेगा उसमें ओवरलैपिंग का चांस कम रहेगा। तो उसी के प्रोपोर्शन में ओवरलैपिंग का मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनने का चांस कहाँ पे रहेगा? पी एन पी का। सबसे बिग कहाँ पे रहेगा? एस एंड एस का रहेगा। समझ में आ गया आप लोग को? एनीवन जिनका डाउट है? जोर से बोलिए, लाउडली।
एस का ज़्यादा था पीपी से, कहाँ पे? हाँ अभी जस्ट आ जाएगा। अब सेकेंड केस, सेकेंड केस जो मैं बोल रहा हूँ उसको काइंडली लिख लीजिएगा, ठीक है? और अगर वहाँ पे रफ पेपर है तो, इफ एटॉमिक और वाइटल और वाइटल्स हैविंग डिफरेंट, ये सब कुछ आपको रेडीमेड लिखा हुआ मिल जाएगा, डिफरेंट ऑर्बिट नंबर if atomic orbital having different orbit number, then extent of overlapping depends on closeness of the एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि अब यहां पे देखिए, तो इफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट ऑर्बिट नंबर देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट? क्लोजनेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियस, करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जितना क्लोज रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जितना क्लोज जाएगा उतना ही टाइटली बॉन्डेड रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स कि सपोज कीजिए कि मैं आपसे बोला 1s एंड 1s एंड 2p एंड 2p। अब पॉइंट भी नोट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट जिनका भी डाउट था उनके लिए। तो 1s एंड 1s एंड 2p एंड 2p में किस में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा? नहीं, तो 2p एंड 2p का ओवरलैपिंग 1s 2p p एंड p का ओवरलैपिंग s एंड s से ज़्यादा तब होता है व्हेन व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट। जोर से बोला कीजिएगा थोड़ा सा लाउडली, व्हेन n इज कीपिंग कांस्टेंट, करेक्ट? बट क्या यहाँ पे n कांस्टेंट है? ये है 2 एंड 2 है, ये क्या है? 1 एंड 1। यस, इसका मतलब है कि सर आपने 2 पॉइंट बढ़ाया, इसमें कौन सा पॉइंट प्राइम पॉइंट है? तो मेरा आंसर रहेगा, सबसे पहले देखिएगा क्लोजनेस विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। क्या देखना है? यस, वो ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में रहेगा और न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेगा तो वो टाइटली बॉन्डेड रहेगा, लेकिन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा तो लूजली बॉन्डेड रहेगा, वो वीक रहेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग है, यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग है, बट यहाँ पे पहला वाला पॉइंट अब काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट काम करेगा वो सेकंड पॉइंट, और वही मेरा प्राइम पॉइंट रहेगा कि जहां पे ऑर्बिट नंबर डिफरेंट रहेगा तो जिसका ऑर्बिट नंबर छोटा रहेगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेगा, तो उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई 1s 1s और 2p 2p में किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? तो ये जिनका भी डाउट था क्लियर हुआ, समझ में आ गया? दैट्स वाई यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है कि एटॉमिक और वैसा एटॉमिक और वाइटल जो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज रहेगा उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। बट व्हेन ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट तब उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है, करेक्ट? ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग ये न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज है तो इसमें एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज्यादा होगा और इसमें एक्सटेंट ओवरलैपिंग कम होगा।
चलिए 1 1 1 2, यहाँ देखिएगा 2 2 2 3 एंड 3 3। यहाँ पे इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर 1 का एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करता है और ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर 2 का ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेगा, तो इसमें और इसमें किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा? 1 1। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 1 इसमें 1, ये तो कॉमन है, बट इसमें 1 है इसमें 2 है, तो बोलिए किसका बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहेगा? इसमें दोनों 1 1 है, बस इसमें तो एक 1 है, एक क्या है, ऑर्बिट नंबर 2 है, तो इसमें तो थोड़ा दूर हो गया न्यूक्लियस से, करेक्ट? दैट्स वाई 1 1 का एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग 1 2 का एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से कम रहेगा। 1 2 का ओवरलैपिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग 2 2 का ओवर, यहाँ पे अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको ये ऑर्डर मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल ओवरलैपिंग 1 1 का होगा, उसके बाद 1 2 का होगा, उसके बाद 2 2 का रहेगा, उसके बाद 2 3 का रहेगा, उसके बाद 3 3 का रहेगा, करेक्ट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा 1s 1s, ऐसे दे दिया जाता 1s 2s और फिर लाइक 2s 2s। यहां देख लीजिए, पहले इसी का देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग का चांस किस में रहेगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 1s 1s। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अब चलिए, अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में? 1s 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 2s 1s 2p। सबसे ज़्यादा रहेगा 1 और 1, 1s एंड 1s। लेकिन इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कांस्टेंट है? ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट है। इसका भी ऑर्बिट 1 2, इसका भी ऑर्बिट 1 2। तब क्या रहेगा? व्हेन ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट देन ठीक है। जब ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट रहेगा तब क्या देखना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है, करेक्ट? ओके, देखिए मैं ये बोल रहा था, या इसको और भी मैं एलाबोरेट करता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरा एक ग्रुप है 1s 1s का और एक ग्रुप मैं बना रहा हूँ 1s 2s का और 1s 2p का। फिर एक ग्रुप बना रहे हैं 2s 2s का, 2s 2p का एंड 2p एंड 2p का, करेक्ट? चलिए इन तीनों को ही पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि आपके पास बोर्ड पे 3 ग्रुप है, करेक्ट? हाँ या ना? एक ग्रुप ए है 1s 1s, एक ग्रुप क्या है 1s 2s 1s 2p, और थर्ड ग्रुप है 2s, सब लोग ध्यान सुनेंगे, 2s 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 2p 2p 2p। तो इन तीनों ग्रुप में सबसे ज्यादा किस ग्रुप में ओवरलैपिंग हो रहा होगा? तो इसमें कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है? 1 एंड 1, हाँ या ना? सब लोग रिप्लाई किया कीजिएगा।
क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि सामने कोई नहीं और पढ़ा रहे हैं, सुबह शाम तक यही हो रहा है, तो सोच सकते हैं कि हम लोग का क्या कंडीशन है। और यहाँ पे कौन सा एटॉमिक ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, 1 and 2, यहाँ पे क्या है 1 and 1, यहाँ पे क्या है 1 and 2, और यहाँ पे क्या है, तो सबसे प्राइम पॉइंट था क्लोजनेस विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। तो सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस से क्लोज रहेगा, इस ग्रुप का, उसके बाद इस ग्रुप का, और सबसे दूर रहेगा इस ग्रुप का। दैट्स वाई इस ग्रुप में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, इस ग्रुप का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इस ग्रुप से ज़्यादा रहेगा और इस ग्रुप का इस ग्रुप से ज़्यादा रहेगा। तो ये तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे तो इतना सारा ओवरलैपिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो आउट ऑफ इन 6 का आपस में ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट, इन 6 का आपस में ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ए रहेगा 1s ग्रेटर देन। अब इसमें कॉमन, अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कॉमन हो गया ऑर्बिट नंबर, यहां भी 1 2, यहां भी क्या 1 2, देन व्हेन ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट, तब क्या देखना होता है, पॉइंट ऑफ, तो बोलिए एस और एस का और एस और पी का किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, 1s 2p ग्रेटर देन व्हाट 1s 2s। अब इन तीनों में when orbit number is keeping 2 2 2 2 2 2, when orbit number is keeping constant, then what, point of contact, तब क्या लिखिएगा 2p 2p greater than what 2s 2p greater than what 2s 2s। तो this is the order of extent of overlapping। अब एनीवन जिनको डाउट है तो अब समझ में आ गया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब वो उसका लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है, लीनियर स्फेरिकल हो रहा है या स्फेयर हो रहा है। और सेकेंड थिंग इट डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो इस तरीके का मुझे बहुत सारा जगह पे क्वेश्चन मिला था और फ्रीक्वेंट एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में आते रहता है। तो यहाँ पे जब हम लोग VBT पढ़ ही रहे थे तो इसको क्लियर कर लिए, तो अब तो आपको समझ में आ जाएगा, नोटबुक में PDF में लिखा रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाया। ओके ओके, अब देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट समझाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बस सुन लीजिएगा, बाकी फिर समझ लेना है। इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल may be at first be unpaired। In valence bond theory, paired up electron in a fulfilled atomic orbital may be at first be unpaired and goes into excited state, then overlapping takes place। आप लोग सुन लिए मैंने क्या बोला, सारे स्टूडेंट फिर से एक बार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बिकम्स अनपेयर्ड, क्या बन जाएगा, अनपेयर्ड, एंड देन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, तब ओवरलैपिंग होता है। और मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि इसमें बहुत सारा स्टूडेंट मेरे पॉइंट को नहीं समझे, लेकिन लग रहा है कि समझ गए हैं। समझ गए, नहीं इसको तो अभी पूरा हाफ एन आवर इसी पे मैं करूंगा, बस एक लाइन को हाफ एन आवर तक लेकर चलूंगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है
कि फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल मे बी एट फर्स्ट बिकम्स अनपेयर्ड। फुलफिल जो रहेगा पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन, फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहे हैं तो उसमें तो पेयर्ड अप रहेगा ना। फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स का मैं बात कर रहा हूं, तो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन। तो इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट मे बी ऑल्सो इट हैपेंस कि फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल, इट मीन्स कि पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन मे बी एट फर्स्ट बिकम्स अनपेयर्ड and goes into excited state and then overlapping takes place। लाइन को सुन लिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके चलिए अब बताइए कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, और केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है। वन ऑफ द रीजन तो है कि सर ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दूसरा रीजन है सर बॉन्ड फॉर्म होने से, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करेगा। थर्ड रीजन हो सकता है कि सर फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 11th क्लास में लिखे होंगे ना, 1s2 2s2 2p2 ऐसे लिखे हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। ए है 2s और ए है 2p, करेक्ट। तो ए है 2s और ए है 2p, इतना तो सब लोग लिखे जानते होंगे। मैं सपोज करके चल रहा हूं कि इतना तो एटलीस्ट जानते हैं या नहीं जानते हैं। नहीं, मुझे ये भी पता है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, घबराइए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका स्ट्रॉन्ग नहीं है, डोंट वरी, बट उसका भी आपको पढ़ाया जाएगा। यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लास का तो अभी इतना फ़ायदा है कि आप लोग लाभ ही लाभ लेंगे। जितना भी 11th क्लास का मैं अभी आज भी क्लास लेकर आया हूँ 11th क्लास का, तो जितना भी पढ़ाएंगे सारा वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। बस आप घर पे बैठ कर सुबह से शाम तक वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, कार्बन का वैलेंसी क्या होता है। तो आप सोच रहे हो सर एक ही बात कितना बार पूछिएगा, बट फिर भी मैं आपको रिटेट कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, बोलिए कितना होता है। 4। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 11th क्लास में लिखे हैं, तो 11th क्लास में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया गया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बच्चों को सिखाते हैं वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं, और जो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका एनर्जी स्टेट सबसे लोएस्ट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन सा स्टेट, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों ने जो आंसर दिया कि सर कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन मुझे इस बात का है, जो आप लोग क्लियर कीजिए, कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में 2 ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में 2 है, ये तो पेयर्ड अप है ना। तो जब पेयर्ड अप है तो ये क्यों फिर बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो और तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी पेयर्ड अप है, तो जब पेयर्ड अप है तो इसके पास कार्बन के पास हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। तो कार्बन का वैलेंसी तो 2 होना चाहिए था। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाता है, और कैसे बनाता है। तो एक्चुअल में जस्ट इस लाइन को मैंने बोला था कि सो मेनी टाइम्स ऐसा होगा कि कोई भी फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट में भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इट बिकम्स अनपेयर्ड। क्या होगा, फर्स्ट इट बिकम्स अनपेयर्ड एंड देन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक रूल था N+L रूल, पढ़े हैं। और N+L रूल के हेल्प से हम लोग बताते हैं कि किस सबसेल का एनर्जी ज़्यादा है और किस सबसेल का एनर्जी कम है, करेक्ट। तो S2S का N+L का वैल्यू कितना है, 2S का N+L का वैल्यू
2 है और 2p का n प्लस एल का वैल्यू कितना है 3। तो बताइए 2s और 2p में किसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा 2p का एनर्जी ज़्यादा रहेगा और 2s का एनर्जी कम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ऐसा क्यों? तो मैं आंसर दूंगा सर n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, n प्लस एल का वैल्यू कम तो एनर्जी कम। बट ये तो एक मैथमेटिकल बात हो गया ना। रियल एक्चुअल बातें होता है कि 2p का साइज और 2s का साइज, देखते हैं इसमें 3 बॉक्स है, तो 2p का साइज और 2s का साइज इफ ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट, अगर कोई आपसे पूछेगा s p d और f में किस साइज का ऑर्डर क्या होगा, s p d f में साइज का ऑर्डर क्या है बोले तो फर्स्ट देख लो मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं यहां देखिएगा। राइट है? नहीं, इसमें एक कंडीशन है। ये तभी लिख सकते हैं व्हेन n इज कीपिंग कांस्टेंट, करेक्ट। आपसे कोई पूछेगा 2p और 5s किसका साइज बड़ा 2p और 5s में, तो 5s ऐसा नजर आएगा, ठीक है, और इसके अंदर 2s ऐसा 2p ऐसा नजर आएगा। तो अब बताइए कि कौन बड़ा हो गया? बड़ा सेल का ऑर्बिट भी बड़ा होता है, करेक्ट। इसलिए एक कभी भी बोलिएगा, कभी जैसे पूछ लिया तो इसमें साथ में एक कंडीशन को लगा के बोलना है कि सर ये तो ऑर्डर सही है आपका, बट इसमें एक कंडीशन था n इज कीपिंग कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट। हम लोग कार्बन के लिए पढ़ रहे थे, तो हम लोग का एक कंडीशन था कि 1s2 2s2 2p2, और इसको बॉक्स बनाए हुए थे 2p का 2s का एंड 2p का, करेक्ट। और कार्बन का ग्राउंड स्टेट में हाउ मेनी अनपेयर्ड 2, और इसमें n प्लस एल का वैल्यू 2 और इसमें n प्लस एल का वैल्यू 2 + 1 = कितना हो गया 3। तो ऑब्वियसली 2p का एनर्जी ज़्यादा है और 2s का एनर्जी कम है, करेक्ट। तो एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि इफ n इज कीपिंग कांस्टेंट, तो ये है देखिए 2 और a भी 2, तो n कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में p का साइज s से बड़ा रहेगा। तो p का साइज s से बड़ा रहेगा तो अगर आपसे पूछेंगे ये न्यूक्लियस है तो 2s और 2p में किसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, बट 2 इज कीपिंग कांस्टेंट, 2p का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और 2s का डिस्टेंस, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन और यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा 2s का। और मुझे यहां से यहां लेके जाना है, खुद से जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज देना है, खुद से नहीं जाएगा, तो मुझे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो एनर्जी को देकर इसको यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। और कोई भी सिस्टम ग्राउंड स्टेट में है और उसको थोड़ा एनर्जी दे दिए तो अब ग्राउंड स्टेट में रहेगा या उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो एनी एनर्जी स्टेट मोर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एनी एनर्जी स्टेट मोर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम 2s to 2p then some amount of energy are required and this energy is called what, excitation energy, करेक्ट। इसका तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको सब मिलते रहेगा और मिलने के बाद आप आराम से नोटबुक बना लीजिएगा। पहले इसको समझ लीजिए क्योंकि अभी मेरे माइंड में चल रहा है कि एज सुन एज रेजोनेंस में पहुंचे तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अगर पढ़ा ही रहे हैं तो यहाँ पे एमओटी भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअल में
carbon always form 4 bond. Carbon always showing valency equal to 4. Carbon always are tetravalent. So then how it is possible कि carbon having 2 unpaired electron and it show valency tetravalent? So actual scenario is that at the time of bond formation, point noted, at the time of bond formation, one of the 2s electron goes from where to where? 2s to 2p. 2s से कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा. खुद से जाएगा या हम लोग को एनर्जी थोड़ा देना सप्लाई करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. और तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जब एनर्जी आप सप्लाई कर दिए तो अब ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट रहा या एक्साइटेड स्टेट बन गया? तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा कि व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये भी आप सारा स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट, तो उसका आंसर क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p2 रहेगा या 1s2 2s1 2p3 रहेगा? क्या रहेगा करेक्ट? 1s2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, राइट? तो अब क्या हो जाएगा? 2s1 and 2p3. Then now how many unpaired electron in carbon in excited state? 4. तो अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि कार्बन बॉन्ड जो कार्बन ऑलवेज वैलेंसी 4 शो करता है या कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाता है, तो वो किस एक्साइटेड स्टेट में जाकर मतलब वो ग्राउंड स्टेट में 4 बनाता है या एक्साइटेड स्टेट में बनाता है? ये कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा. एक्साइटेड स्टेट. कार्बन कभी भी ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 4 नहीं शो कर सकता है. उसको वैलेंसी 4 शो करने के लिए किस स्टेट में जाना पड़ेगा? उसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देना है. तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? खुद से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा. तो अब समझ में आ गया कि मेरा जो एक लाइन का जो था उसको मैं डिकोड कर रहा था. मेरा एक लाइन क्या था कि इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सो मेनी टाइम्स ऐसा भी होगा. कैसा होगा? ऐसा भी होगा कि पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन बिकम्स व्हाट? अनपेयर्ड एंड इट गोज फ्रॉम वेयर टू वेयर? ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. समझ में आ गया? ओके. तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 4 वैलेंसी जो शो करेगा तो किस स्टेट में शो करेगा? एक्साइटेड स्टेट में. और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2s1 एंड 2p3 रहेगा. अब सारे स्टूडेंट से मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? What the valency of chlorine? मैं क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा हूं. आप लोग इतने इनोसेंट पीपल हैं. फिर से एक बार, क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? और कोई? क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7 भी होता है. अब उसी को आपको समझना है और क्यों होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? तो क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़े हैं वो ये है 1s2 2s2 और बोलिए 2p6 3s2 3p5. और वी नो दैट, नहीं भी जानते फिर भी बोल रहे हैं, वी नो दैट
वी नो दैट कि जितना ऑर्बिट नंबर आता है उसमें उतना ही सबसेल होता है। तो ऑर्बिट नंबर 3 में अगर आपसे कोई पूछेगा डी सबसेल कहाँ से शुरू होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? डी सबसेल ऑर्बिट नंबर 3 से शुरू होता है। तो ऑर्बिट नंबर 3 में 3 सबसेल है, एस भी है, पी भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने डी तो लिखा ही नहीं। तो डी एक्चुअली नहीं लिखा क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन मेरे लिए बचा नहीं था। तो 3D यहाँ पे क्या है? 0 है। और यहाँ पे हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 7 है। तो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कीजिएगा तो ये हो गया 3s, ये है 3p और ये है 3d। ठीक है। तो यहां पे क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? स्टूडेंट कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बनाकर लिखे हैं उसमें? 1। तो ये है अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ओनली वजह कि क्लोरीन वैलेंसी 1 शो करता है कौन सा स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। कौन सा स्टेट में? ग्राउंड स्टेट। ओके, अब इसका n+l का वैल्यू क्या है? 3 + 0 3। इसका क्या होगा? 4। इसका क्या होगा? 5। और n+l का वैल्यू ज्यादा होता है तो आपको पता ही होगा, n+l का वैल्यू ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा। करेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3s और 3d में एनर्जी का डिफरेंस और 3p और 3d में एनर्जी का डिफरेंस, किस में एनर्जी का डिफरेंस? इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा या इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा? तो इसमें यहां देखिए, इसका n+l का वैल्यू 3 है, इसका 5 है, तो 5 - 3 2 का डिफरेंस है। और n+l सम डिफरेंस ऑफ n+l बिटवीन 2 सबसेल इंडिकेट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सबसेल। मेरे पॉइंट समझ रहे? फिर से मैं बोल रहा हूं, डिफरेंस ऑफ sum of n+l between the 2 subcell indicate energy gap between 2 subcell। तो 3d और 3s के बीच का n+l का डिफरेंस है 2, बट 3d और 3p के बीच का n+l का डिफरेंस है 1। करेक्ट। तो इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस और 3d और 3p के बीच का एनर्जी का डिफरेंस और 3d एंड 3s के बीच का एनर्जी का डिफरेंस, किसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा? यस, डिफरेंस ज्यादा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए कि लेट अस सपोज you are providing some amount of energy from outside. Let us suppose you are providing some amount from outside, that's why paired up electron becomes unpaired। जो paired up electron वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है वो unpaired हो, तो बोलिए unpaired होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, अब unpaired होने के लिए कहां जाएगा? तो unpaired होने के लिए तो उसको तो खाली एक डब्बा चाहिए ना, खाली बॉक्स। तो वैकेंट बॉक्स कहां पे प्रेजेंट है? 3D। वैकेंट बॉक्स कहां प्रेजेंट है स्टूडेंट? 3D में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन वी आर सप्लाइंग द एनर्जी, तो ये यहां का इलेक्ट्रॉन 3p का इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड होगा या 3s का इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड होगा? 3p का पहले होगा, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, बट यहां से यहां तक जाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। दैट्स वाई अगर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई अगर आप सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो व्हेन क्लोरीन गोइंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन दिस वन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, and now electronic configuration becomes what? (3s2). अब यहां पे वेरी गुड, अब नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन?
3। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आज के बाद पूछा गया कि क्लोरीन शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 3 इन विच स्टेट, पहला ऑप्शन ग्राउंड स्टेट, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तीसरा ऑप्शन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और लास्ट ऑप्शन तो सबका फेवरेट आपको पता ही है, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रहेगा। तो अब समझ में आ गया कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 के बाद 3 भी क्यों होता है। ओके, नाउ यू आर ऑल्सो अगेन सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फिर से अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो अब एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स व्हाट? then electronic configuration becomes 3s2 3p3 how many unpaired electron? 5. the valency becomes what? 5। लेकिन अगेन फिर से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप सप्लाई करते हैं तो अब यहां से कहां जाएगा? अब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 3s का ही बचा अनपेयर्ड होने के लिए। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकम्स व्हाट? 3s1 3p3 and 3d3। then count how many unpaired electron? 7। इसका मतलब है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, यहाँ पे 3 हो गया था, यहाँ पे 5 हो गया था, यहाँ पे 7 हो गया था। तो इस पर अब एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। सपोज कीजिए आज के बाद कहीं पे कोई कंपाउंड देखे और मैं यहाँ पे अभी जस्ट कंपाउंड का एग्जांपल लेने वाला हूँ। सपोज कीजिए मैंने आपको कंपाउंड दिखाया और उस कंपाउंड में क्लोरीन का वैलेंसी 7 रहा और तब आपसे पूछेंगे कि देखिए यहाँ पे क्लोरीन का वैलेंसी 7 है। आप लोग को वीडियो क्लियर दिखाई पड़ रहा है? ऑडियो सुनाई पड़ता है ठीक से? ओके। तो सपोज कीजिए किसी कंपाउंड में क्लोरीन का वैलेंसी अगर 7 है और तब पूछेंगे इस कंपाउंड में क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है या एक्साइटेड स्टेट में? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कौन सा एक्साइटेड? ए भी ऑप्शन में रहेगा, थर्ड। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन का वैलेंसी 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन का वैलेंसी 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन का वैलेंसी 5 एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन का वैलेंसी 7। तो एक लाइन का जो पॉइंट बताए थे वो बहुत कॉन्क्रीट लाइन था कि एट द टाइम इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन सो मेनी टाइम्स ऐसा होगा कि पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनपेयर्ड एंड देन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। इस बात का मीनिंग समझ में अभी आया? कुछ बोलते ही नहीं है। मुझे तो समझ में आ गया, आप लोग को आया या नहीं आया? क्या कीजिएगा, अभी का टाइम ऐसा डिफिकल्ट टाइम है, इसमें कुछ स्टूडेंट क्लास में, मेरा ऑफलाइन क्लास में भी क्लास किए हैं, तो ऑफलाइन क्लास का कुछ सीन ही अलग होता है। वहाँ पे 2.5 आवर क्लास भी लेता हूँ तो लगता है कि बहुत कम क्लास हुआ है। ऑनलाइन क्लास में इतना सारा सिचुएशन, पढ़ाने से ज़्यादा तो अदर काम हो गया है। कंप्लीट लग रहा है कि मूवी का डायरेक्टर बन गया हूँ। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फिर अपलोड कर रहा हूँ।
आज का मेरा क्लास का रूटीन ये था कि 2:30 से 3:30 मैं 11th का क्लास लिया, फिर 4 to 5:15 11th का क्लास लिया, फिर लॉकडाउन है तो कर्फ्यू लग जाता है, तो वहाँ से भागते हुए घर आए। घर आने के बाद एक रूल, सैनिटाइज होना है, समथिंग लाइक फ्रेश होना है, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप लोग का सेटअप तैयार करना है। तो ये प्रॉपर सुबह 9 बजे से रात के 9-10 बजे तक ये रूटीन है। बट आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई वर्क। तो मुझे ख़राब नहीं लग रहा है, कम से कम इस बात का खुशी है कि मेरा काम स्टार्ट हो गया, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ कुछ टाइम तो मेरा एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का लेवल चल रहा था। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, मैं यहाँ पे क्लोरीन का 4 कंपाउंड लिया और उसका नाम भी मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है हस एसिड, इसका नाम है क्लोरस, करेक्ट। इसका नाम है और इसका नाम है परक्लोरिक। तो देखिए, वैसा कोई भी एलिमेंट जो 4 टाइप का वैलेंसी शो कर रहा था, अपर 2 के लिए इक रहेगा और लोअर 2 के लिए अस रहेगा, बट सबसे लोएस्ट के लिए हाइपो अस रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? हाइपोक्लोरस एसिड। फिर क्या लिखा गया है? अस क्लोरस एसिड। इसमें क्या है? सबसे हाईएस्ट के लिए पर इक लिखते हैं, तो यह है पर क्लोरिक एसिड और यह है क्लोरिक एसिड। इन सब का स्ट्रक्चर का ड्रॉ कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको रेजोनेंस में लेकर आएंगे। देखिए, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, तो खुद ऑब्जर्व कर लीजिए। जो मैं बोला था कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7 भी होता है, करेक्ट। तो बोले इसमें क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं? कोवलेंट बॉन्ड 2 2 2 एंड 1। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड? 7। इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? 3। इसमें कितना है? 1। इसका मतलब आप तो समझ में आ गया है कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी हो सकता है, मैंने एग्जाम प्रूफ देने के लिए ले लिया। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। तो इसमें कितना वैलेंसी है? 1। इसमें कितना वैलेंसी है? 3। इसमें कितना वैलेंसी है? 5। इसमें वैलेंसी कितना है? 7 है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पॉइंट के बाद, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है ऑलवेज? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि फ्लोरीन का क्या वैलेंसी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है फ्लोरीन का वैलेंसी फ्लोरीन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हैलोजन ग्रुप, तो फ्लोरीन का वैलेंसी 1, 3, 5, 7 हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या बोले? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो जब क्लोरीन का हो सकता है, जब फ्लोरीन का क्यों नहीं हो सकता है? तो आप करेक्ट आंसर है कि फ्लोरीन ऑलवेज शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 1 इवन इफ फ्लोरीन ऑल्सो हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट इट ऑलवेज शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 1। तो रीजन इज दैट कि जब फ्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p5, बट यहाँ पे फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है?
सेकेंड ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट इज द कौन सा ऑर्बिट? आउटर मोस्ट। हम मतलब तो आउटर मोस्ट का मतलब उसके बाद ऑर्बिट नहीं ना, उसी को तो आपने बोल दिया आउटर मोस्ट, मतलब कहानी खत्म, अब ऑर्बिट नहीं है। तो जब 2 के बाद ऑर्बिट ही नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 ही है, तो 2 में डी ऑर्बिटल है? नहीं है। तो अगर ये अनपेयर्ड भी होना चाहेगा, समथिंग लाइक दिस, तो सपोज कीजिए कि अगर अनपेयर्ड भी होना चाहेगा यहां से, तो कहां जाएगा? ऐसे भेज देंगे? इसके लिए कोई खाली बॉक्स है? नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स, फ्लोरीन कैन नॉट शोइंग वैलेंसी 3, 5 and 7, जस्ट लाइक क्लोरीन, इट ओनली शोइंग वैलेंसी इक्वल टू व्हाट? 1। क्लियर हो गया? एनीवन जिनको डाउट है? मैं अभी एक ही पॉइंट समझा रहा हूं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। करेक्ट? हेलो? ओके, ठीक है। कभी कभी लगता है कि ख़त्म हो गया क्या। एनीवे, ऐसे मैं जूम को अपग्रेड कर लिया हूँ, तो इसलिए जूम में अभी हम कंटिन्यू इसमें है कि 24 आवर तक हम लोग क्लास ले सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में हम लोग को रिज्वाइन करने का हेडक खत्म हो गया है। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वीबीटी? 2 टाइप का ओवरलैपिंग होता है। एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक क्या होता है? लैटरल ओवरलैपिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ लैटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है और लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक्सियल ओवरलैपिंग, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं हुआ, सिर्फ बोल दे रहा हूँ। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है फेस टू फेस और एंड टू एंड। इसको भी मैं डिकोड करूंगा। और एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और लैटरल ओवरलैपिंग, तो लैटरल ओवरलैपिंग एक्चुअल में लैटरल ओवरलैपिंग होता है, इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे? बट ये जो लिख रहे हैं उससे भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मुझे समझाना पड़ेगा बढ़िया से। तो और ए फॉर्म करता है कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। और एक्सियल ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। करेक्ट? स्टूडेंट, आज से कल के बीच में आपको 3 लेक्चर मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एक लेक्चर मिलेगा
नोमेनक्लेचर का, और उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे बोल भी दिया हूँ, टाइप ऑफ कार्बन। करेक्ट? आपको पीडीएफ मिला है ना? तो टाइप ऑफ कार्बन जहाँ आज ख़त्म कर दिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं, और उस टाइप ऑफ कार्बन के बाद आपको मैं फ़ोटो खींचकर भी दे दूंगा, या उसमें जो पीडीएफ है उसमें टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालने का एक होमवर्क होगा, देखे होंगे। तो आज का जो टाइप ऑफ कार्बन का जो वीडियो मिलेगा उसको काइंडली देखने के बाद उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, और उसमें मैं सब कुछ वीडियो में ही बोल दिया हूँ। नहीं बनेगा तो उसका डाउट क्लियर करेंगे, पहला बात। बाकी 2 लेक्चर मिलेगा जिसका मैं हेडिंग दिया हूँ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आप में से बहुत लोग को नहीं पता है कि अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। क्या होता है अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला? तब पूरा दुनिया यही बोलता है CnH2n, बट ये करेक्ट नहीं है। तो मेरा दोनों लेक्चर आज फॉलो कीजिएगा, ठीक है? उसका थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। यहाँ देखिए, ये अल्कीन है ना? अल्कीन है या नहीं है? अल्कीन होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो। करेक्ट? तो ये अल्कीन है। करेक्ट? और आपने बोला CnH2n, इसका मतलब इस फार्मूला को ये सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? कार्बन कितना है? 4। कार्बन कितना है? हाउ मेनी कार्बन? 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 8, बट यहां पे कितना हाइड्रोजन है? काउंट कीजिए तो। सेटिस्फाई किया? नो। CnH2n -2, देखिए तो इसे सेटिस्फाई किया। यस। तो बोलिए अब क्या है अल्कीन का फार्मूला? इसका फार्मूला ए लिखा है या ए लिखे है? तो इन सब बातों का कंफ्यूजन जो मैंने क्रिएट करके छोड़ दिया, इसको आज जब लेक्चर भेजेंगे अंडर द हेडिंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लेक्चर फर्स्ट, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लेक्चर सेकंड, उसको फॉलो कीजिएगा, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल बच्चा टाइप एकदम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया हूँ, और तब समझ में आ जाएगा कि अभी तक आप जो जानते थे वो क्या जानते थे। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग पे। और स्टूडेंट यहां समझिएगा कि एक्सियल ओवरलैपिंग का नाम क्या दिए हैं? एंड टू एंड या फेस टू फेस। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 एटम है ए एंड बी, 2 एटम है, एटम ए एटम बी। तो एटम ए और एटम बी को ज्वाइन करने वाला लाइन, एटम ए और एटम बी को ज्वाइन करने वाला लाइन को हम लोग आज के बाद एक नाम देंगे। आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर एक्सिस। इनके आज के बाद कभी भी बोलेंगे कि देखिए ये 2 एटम के बीच, ये 2 एटम का मॉलिक्यूलर एक्सिस बताइए, तो 2 एटम को ज्वाइन करने वाले लाइन को आज के बाद एक नया नाम, कौन सा एक्सिस? मॉलिक्यूलर एक्सिस। करेक्ट? और तब कभी बोलेंगे कि एटम ए और बी का, एटम ए और बी के में मुझे एक डायरेक्शन चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो क्या आज के बाद बता पाएंगे? अगर मैं बोल दिया कि देखिए मेरा एटम ए और बी है, इसके बीच में कुछ होने जा रहा है, बट मुझे एटम ए और बी का जो मॉलिक्यूलर एक्सिस रहेगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताना है, तो आप ड्रॉ कर पाएंगे? तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन मॉलिक्यूलर एक्सिस रहेगा, तो इसका परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना लाइन। करेक्ट? दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मॉलिक्यूलर एक्सिस का क्या एडवांटेज है? तो स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग मॉलिक्यूलर एक्सिस। एक्सियल ओवरलैपिंग वैसा ओवरलैपिंग जिसका नाम एक्सियल ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, जिसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, वो ऑलवेज किस लाइन के अलोंग ऑर्बिटल को आना पड़ेगा?
एक्सियल ओवरलैपिंग होने के लिए, यस, एक्सियल ओवरलैपिंग होने के लिए एटॉमिक और वाइटल, दो एटम का एटॉमिक और वाइटल को किस लाइन के अलॉन्ग आना पड़ेगा? एक कॉमन लाइन पे आना पड़ेगा। और वो कॉमन लाइन कौन सा लाइन रहेगा? मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसका मतलब है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम ओवरलैपिंग मस्ट टेक्स प्लेस, सिग्मा बॉन्ड के लिए along a common line which is called molecular axis. इसलिए फॉर इट मीन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस या along द मॉलिक्यूलर एक्सिस, along द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को लिखना चाहिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड overlapping of atomic orbitals should takes place along molecular axis, करेक्ट? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसका मतलब है कि एक्सियल ओवरलैपिंग किस लाइन के अलॉन्ग? आंसर होना चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सिस। एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होगा वो मैं दिखा दूंगा, बट एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल को किस लाइन के अलॉन्ग ओवरलैप करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो अभी पहले हम लोग, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर व्हाट अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट पाई बॉन्ड। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई दो फ्रेंड हैं, करेक्ट। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, एकदम बिल्कुल बचपन का मित्र, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मिले तो जो हाथ मिलाए, बिल्कुल हैंडशेक किए, तो हैंडशेक किए इसका मतलब वो क्या हो गया? दोनों का जो बॉडी का पर जो ओरिएंटेशन है, हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो जो हाथ मिला रहे हैं इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो इट इज काइंड ऑफ, इसको सिग्मा मान लीजिए। लेकिन उसके बीच में, इस हैंडशेक के बीच में इस हाथ के परपेंडिकुलर जो बॉडी का ओरिएंटेशन रहा, उस केस में अगर सपोज कि थोड़ा सा सर भी टच में आ गया, क्या आ गया टच में? सर भी जो इसके परपेंडिकुलर टच में आ गया, तो जो थोड़ा जो टच हो रहा है हेड टू हेड, करेक्ट, वो जो टच हो रहा है इस हैंड का पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर। तो ज्यादा स्ट्रांग किस क्या हुआ, हाथ मिलाना या सर का टच होना? हाथ मिलाना। दैट्स वाई इसको अभी जस्ट एक कुछ इसको एज ए चुटकुला ले लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड बनने के कारण पाई बॉन्ड बनता है। मोटा मोटी ऐसे मान लीजिए, पाई बॉन्ड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। ऐसा नहीं होगा कि पहले सर टच करा रहे हैं फिर हाथ मिला रहे हैं, ये बहुत अनयूजुअल रहेगा। तो इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। और विच वन स्ट्रॉन्गर, सर का टच होना स्ट्रॉन्ग रहेगा या हाथ मिलाना स्ट्रॉन्ग रहेगा? इतना तो आप लोग भी जानते हैं, बोल ही सकते हैं, ये इसमें थोड़े कोई कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके पीछे वजह है। तो नेक्स्ट, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, केमिस्ट्री के फॉर्म में बोलेंगे तो एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, जो कि मैं दिखाऊंगा। क्योंकि बॉन्ड का स्ट्रेंथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एंड ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। इसका मतलब डैम श्योर, अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सियल ओवरलैपिंग और मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ओवरलैप, साइड बाय ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग, किस में ओवरलैपिंग का अमाउंट ज़्यादा रहेगा? तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबाउट जो ओवरलैपिंग होगा उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो डैम श्योर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा, और इसके परपेंडिकुलर बनता है पाई बॉन्ड।
तो पाई बॉन्ड किससे ओवरलैपिंग होता है? लैटरल ओवरलैपिंग से। तो विच ओवरलैपिंग आर मोर, एक्सियल या लैटरल? एक्सियल ओवरलैपिंग ज़्यादा रहेगा और लैटरल ओवरलैपिंग कम रहेगा। करेक्ट। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आज इतना पढ़ लिए और आज रात रात तक आपको 3 लेक्चर और मिल जाएगा, तो आज का लाभ ही लाभ है। तो आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया आज का सब कुछ? एनी डाउट? ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट।